हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में हम लोगों ने अपना बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो है चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो है बैरियर्स की डेफिनेशंस, फिजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, एक्सटर्नल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इनके बारे में आपको बताया था स्टूडेंट्स, और इनके क्वेश्चन आंसर भी आपको मार्क करवाए थे। अब हम इसका लास्ट है, आपका बैरियर्स का लास्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 36, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर आपके बच्चे हुए हैं उसको मार्क करा देंगे, और आप लोग जो है इनके क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट जो है वो सब राइट कर लीजिएगा। और जो जिनके आंसर सेम है, क्वेश्चन सारे एक लिख के और उसके आंसर सबका एक ही लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर द प्राइम बैरियर्स इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. The meaning as subscribed to a message depend upon the barrier, which are more like filtered paper than a brick wall. They let through some communication but hold back others, thereby making communication indicates the halfway communication gets halfway result. यानी कि इसमें जो भी मैसेज आपको देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो फिल्टर्ड का यूज़ किया गया, कि फिल्टर्ड यानी कि जिसमें चीज़ छन जाती है और आपको मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, कि जब मतलब कोई चीज़ छान के प्योर चीज़ आपको मिल जाती है। कई बार जो मैसेज होता है तो वो जो है आप तक सही वे में पहुंच जाता है, मीन्स टू से कि मैसेज कन्वे सही वे में हो जाता है। कई बार ऐसा मैसेज होते हैं जो आपके ब्रिक वॉल यानी कि जो ईंट की दीवार से टकराकर वापस हो जाती है, यानी कि ऐसे मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं जो कि ईंट की दीवार से टकराए और वापस हो जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब इन्होंने थोड़ा सा अब इसमें क्या बताया कि एटीट्यूड एंड ओपिनियंस ऑफ ए पर्सन often act as barriers to effective communication. Normally, if an information agree with the receiver's opinion and attitude, he and she get favorable and takes her mind comfortably. यदि किसी को जो है ओपिनियन और हमारा एटीट्यूड है, ठीक है, एटीट्यूड जो हमारा बिहेव मैनर्स होते हैं, ओपिनियन जो हमारी राय होती है, तो कई बार क्या होता है कि जो सेंडर्स जो हमारी ओपिनियन और एटीट्यूड से जो रिलेटेड मैसेज उसको स्वीकार कर लेता है, तो कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि रिजल्ट जो फीडबैक मिलता है, फेवरेबल फीडबैक हमको मिल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए वो उसको उस मैसेज से उसको कोई लाभ नहीं होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो हमारे जो ओपिनियन और हमारे जो एटीट्यूड उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि समझ गए ना कि जो मैसेज जो हमारा एटीट्यूड और ओपिनियंस जो रिसीवर से मैच करता हुआ है, ये रिसीवर उससे रिलेटेड है, तो वो चीज़ तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वो उसके ओपिनियन और एटीट्यूड से मैसेज मैच नहीं होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम ही हैं, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, इन केस अगर मैं बोलने लग जाऊँ कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा दूँ, केमिस्ट्री पढ़ा दूँ, तो क्या होगा, आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह से कि मैम की जो क्वालिफिकेशन है, वो जो मास्टर डिग्री है, वो तो इंग्लिश में है, तो मैडम हमें फिजिक्स और मैथ कैसे पढ़ा देंगी? पॉसिबल है ही नहीं। सीधी सी बात है, मास्टर डिग्री मेरी तो इंग्लिश में है, और मास्टर डिग्री जिसकी मैथ और फिजिक्स में होगी वही पढ़ाएगा आपको। तो क्या होगा, मैं अगर कहूँगी, मैं अपना एटीट्यूड में अगर दिखाऊंगी, ऐसे लेक्चर एटीट्यूड में थोड़ी बात करिए, अपनी ओपिनियन आप पर थोपने की कोशिश करूँ, नहीं बेटू मैं तो आपको मैथ पढ़ा दूंगी, तो आप क्या है, आप सीधी सी बात है रिजेक्ट कर देंगे, मैम पॉसिबल है ही नहीं। आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही आप पढ़ा सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आप नहीं पढ़ा सकते। तो यानी कि हम अपनी अपना जो ओपिनियन और एटीट्यूड है वो रिसीवर पर थोप नहीं सकते, उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट ही करें। आप लोगों के पास राइट है इस बात का, तो इसलिए जो ऐसे आपके इससे रिलेटेड है, आप हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमारे पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप आराम से पढ़ रहे हैं, तो यानी कि लेकिन अगर हमारा ओपिनियन और एटीट्यूड आप लोगों पे हम ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करें, तो आप लोग रिजेक्ट कर देंगे उस चीज़ को, और रिजेक्ट कर भी दिया जाता है ना। सही बात है कि जो चीज़ आपके काम की नहीं तो उसको कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। Emotions play an important role act of communication. How much stronger emotion become a barrier effective communication?
यानी कि देखिए सीधी सी बात है कि इमोशन जो है बैरियर्स का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी इमोशंस, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं, या किसी भी रीज़न से कोई मान लीजिए परेशान है, तो वो क्या करेगा, जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो हो नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि हमारे सिर में दर्द हो रहा हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिर में दर्द है, हेडेक है, तो जो ये प्रॉब्लम है, इमोशनली जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं शो हो जाएगी, क्योंकि कुछ का कुछ बोला जाएगा, आप लोग भी समझ जाएंगे कि मैडम को कुछ आज प्रॉब्लम है, शायद इसलिए मैडम जो है का ठीक से पढ़ा नहीं पा रही हैं। तो ये क्या करेंगे, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एक बैरियर्स का ही तो काम करेंगे। रिजल्ट क्या होगा, या तो मैं ही मना कर दूंगी, आप ही मना कर दोगे कि मैम आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप रहने दीजिए। क्योंकि उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा, जो चीज़ बिना आप किसी तैयारी के या बिना किसी उसके बढ़ाई जाए तो उससे कोई फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या होता है, ये इमोशंस जो है बैरियर्स का काम करते हैं। क्लोज माइंड, these days the advance of communication and technology are rapidly developing. Many people have difficulty to quick adoption to these. Instead such monitors the close mind people are not only resist this development, they criticize them. हाँ, यानी कि क्लोज माइंड यानी कि आज जो है हमारे पास कम्युनिकेशंस को मतलब कम्युनिकेशंस करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। कम्युनिकेशंस करने के लिए अब जैसे फेस टू फेस है, अब ड्यू टू कोरोना के कारण जो है हमारी ये जो है आपके यूट्यूब चैनल बना हुआ है, वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो क्योंकि अब ये जो कम्युनिकेशन जो आपका ये टेक्नोलॉजी है, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो कहते हैं नैरो माइंडेड लोग होते हैं, जिन जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं। यानी कि क्लोज माइंड, नैरो माइंडेड, जिनकी संकीर्णता होती है, विचारों में संकीर्णता होती है, टेक्नोलॉजी को, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, इन सबको एक्सेप्ट नहीं करते। वो रिग्ड उनके जो मतलब रिग्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसे ही फॉलो करते हैं। आज भी हम काफ़ी सारे विलेजेस हैं, उसमें भी देखेंगे स्टूडेंट्स, तो विलेजेस में भी क्या होता है कि आज भी कहीं ज़्यादातर लेडीज़ जो है घर में ही बंद रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, ना वो किसी को फेस दिखा सकती है, सारे काम करती है लेकिन पर्दे में रहकर, क्योंकि आज वो इतना एडवांस नहीं हुए, उस चीज़ को एडवांस मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो इन एडवांस टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर है स्टेट कॉन्शियसनेस। स्टेट कॉन्शियसनेस विच एग्जिस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इज एक्चुअली इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिक। अब देखिए कि स्टेटस कॉन्शियसनेस विच एग्जिस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर बैरियर टू इफेक्ट कम्युनिकेशन। स्टेटस कॉन्शियसनेस जो अपनी परिस्थिति होती है उसकी जो आपका उसके बारे में, अब देखिए कि ये कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्ट करता है। कैसे? एक्चुअली ये जो स्टेटस कॉन्शियसनेस है इस एक्चुअली इज साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिकता, संकीर्णता। दैट इज़ वाई इट डिफर मैन फ्रॉम मैन स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ का बहुत होता है। स्टेटस है ना, लेवल, हायर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, जो कुछ यानी कि पोस्ट। लेकिन ये तो ऑब्वियसली ये तो मतलब कुछ लोगों में ऐसा होता होगा। अब ये जो सोच होती है स्टूडेंट्स, ये कैसे होती है? अब जैसे अब जो लेक्चरर अपॉइंट्स हैं वो तो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट है, उन्हें इतना भी मालूम है कि हम लोग अगर 10 साल करेंगे तब जाके हमें प्रिंसिपलशिप की गद्दी मिलेगी, कहीं भी हो, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, ये तो सब फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आप जो देखोगे ना स्कूल लेवल पर भी ऐसा होता है कि जो जितने सीनियर्स होते हैं कहते हैं कि भाई जितना एक्सपीरियंस इनको है, तो यानी कि जब अगर प्रिंसिपल का कोई ट्रांसफ़र होने वाला होता है या जो भी रिटायर्ड अगर होने लगते हैं, तो वो एक संभावना सी बन जाती है उस इंस्टीट्यूट में कि अरे भाई ये एक्सपीरियंस है, इनको इतना साल हो गया, तो हो सकता है अब ये प्रिंसिपल बने। लेकिन किसी रीज़न से, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हर चीज़ देखती है, वो खुद फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। तो क्या होता है कि अगर उसको ना बना के किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया गया, गवर्नमेंट ने कुछ दूसरे व्यक्ति को वो दे दी, तो क्या होता है जिनको वो सोचते कि हम इस लायक थे और हमें प्रिंसिपलशिप की अब मिलनी चाहिए थी, मिल ही नहीं है, तो क्या हो गया इसमें जो है उनकी अब वो जो है व्यक्ति जितनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता चला आ रहा था ना, तो फिर वो थोड़ा सा वहीं रुक जाता है।
कि मेरे को इतनी साल मेहनत करी है, मैंने ईमानदारी से काम किया है और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, जबकि प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे से नीचे वाली पोस्ट वाले व्यक्ति को प्रमोशन मिल गया और उनको प्रिंसिपल की सीट मिल गई। तो ये जो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि फिर उसका काम जो करने का ढंग होगा ना, फिर वो प्रॉपर नहीं होगा, वो फिर जो है बेमन से अपना काम करेगा। तो ये साइकोलॉजिकल जो है स्टेटस कॉन्शियसनेस आई जाती है कि भाई पोस्ट मतलब सब में, मतलब हर जगह, मतलब हर जगह क्या, जहाँ पर ये चीज़ होती है, अदरवाइज सभी पढ़े लिखे होते हैं, सबको मालूम है कि हमारा वहाँ पर पहुँचने में कितने टाइम लगे, हमें उस गद्दी को लेने के लिए कम से कम कितने साल लगे, तो वो अपने एफर्ट से ही काम करते रहते हैं। फॉल्टी ट्रांसमिशन ड्यू टू पुअर इंटेंशंस, फॉल्टी ट्रांसमिशन विच मेक द मैसेज डिस्टॉर्ट एंड इम्पैक्ट द चेंज इम्प्रेशन ऑल्सो, यानी कि आपका जो है मैसेज किसी भी रीज़न से ट्रांसमिशन की मतलब किसी भी आपका मीडिया के थ्रू, तो आपका जो मैसेज है 100% ना कर आपको ट्रांसफ़र होके कुछ ही आपको ट्रांसफ़र हो जाए। अब जैसे वीडियो है 45 मिनट्स की वीडियो बनती है या जितनी भी जैसी भी बनती है, तो अब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब जैसे कई बार ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम आ जाए, जो भी कुछ हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैम हमको ये प्रॉब्लम, आपका जो ब्लैक बोर्ड पे आपने जो भी कुछ लिखा है वो वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, यानी कि जो फॉल्टी ट्रांसमिशन, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है वीडियो में, जिसके थ्रू आपको जो है आपको वो ब्लैक बोर्ड का जो लिखा हुआ वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब 100% मैसेज जो कन्वे होना था आपको, वो उसमें से 40 या 50% ही कन्वे हुआ। Inattentiveness and wrong interference. Pupil often become inattentiveness while receiving a message. Information and particular may draw wrong interference out of incomplete information. यानी कि आपने जैसे मैसेज दिया गया है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स तो बैठे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किनका ध्यान यहाँ पर बिल्कुल अटेंटिवली लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं, कुछ ऐसे ही बैठे हैं, यहाँ प्रेजेंट विद बॉडी बट माइंड बाहर घूम रहा है ना। तो अब जो भी कुछ उन्हें समझाया जा रहा है, अब वो उनका तो क्योंकि माइंड तो उनका बाहर घूम रहा है, अब उनको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो अटेंटिवनेस ये भी बैरियर्स का काम करेंगे। अगर मैं उनसे कुछ पूछने लग जाऊँ तो वो इधर उधर देखेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर वे उसमें क्लास में है ही नहीं प्रेजेंट, माइंडली वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, और मैसेज और जो इन्फॉर्मेशन को लेनी चाहिए थी वो उनके लिए इनकम्प्लीट हो गई। भाई जो अटेंटिवली लेक्चर को सुन रहे हैं तो उनको तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन जिनका ध्यान यहाँ नहीं है, बाहर घूम रहा है, तो उनको जो ये मैसेज जा रहा है तो वो उनके लिए इनकम्प्लीट है, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो ये है आपका, इफ़ द मैसेज कंटेन ए न्यू आइडिया द इंटरफेरेंस मे बी मोर कन्फ्यूजिंग। अगर ज़्यादा ही हम इसके बारे में मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस दें या एग्जाम्पल्स दें तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो बेटर यही है कि एक या दो एग्जाम्पल के थ्रू उस मैसेज को कन्वे कर दिया जाए, सो दैट कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। The senior mind usually resists change, for the change make things uncertain. It is also threatens security and stability. यानी कि जो सीनियर्स होते हैं यूजुअली जो अपना जो चेंज करते रहते हैं, यूजुअली मतलब जो सीनियर्स हैं हमारे, यूजुअली जो चेंज होता रहता है माइंड्स में, जो भी मैसेज है सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग सब जो चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए कि जो है ये कहीं ना कहीं तो स्टेबल होते हैं, जो चेंजेस उनके कहीं ना कहीं स्टेबल होते हैं। अब देखो जितने भी हमारे बैरियर्स थे, ठीक है, आपने पर्सनल बैरियर पढ़ा, फिजिकल बैरियर पढ़ा, इमोशनल पढ़ा, साइकोलॉजिकल पढ़ा, एक्सटर्नल बैरियर्स पढ़े, जितने सारे बैरियर्स आप लोगों ने पढ़े। अब है आपका मेन पॉइंट्स की ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, हाउ वी शुड ओवरकम फ्रॉम दैम, हम उनसे कैसे उभर सकते हैं, यानी कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। अब ये सारे तो बैरियर्स के आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, इमोशनल बैरियर्स क्या होता है, पर्सनल बैरियर्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है। अब एक क्वेश्चन उसमें ये बन जाता है कि हाउ शुड वी ओवरकम फ्रॉम दैम, हम उनसे कैसे उभर सकते हैं, हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम बैरियर्स को रिमूव कर सकें। अब ये इसका आपका लास्ट यही है, द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए कंबाइंड एफर्ट, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो सफलता है वो कंबाइंड एफर्ट से ही पॉसिबल है। कंबाइंड एफर्ट से यानी कि स्टूडेंट्स, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन, हम तो अपना ही एग्जांपल देंगे,
अब हमारा जो है सक्सेस कैसे मिलेगी भाई, जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो आप उसको समझें और उस चीज़ को जैसे हम कह रहे हैं आप उसको फॉलो करें। रिजल्ट आपने अच्छा दिया तो यानी कि मेहनत तो हम दोनों की है ना भाई, हमारी पढ़ाने की मेहनत सफल हो जाएगी, आपकी पढ़ने की मेहनत सफल हो जाएगी यदि रिजल्ट अच्छा रहेगा। और टचवुड की भगवान के आज तक रिजल्ट भी अच्छा है, कोई स्टूडेंट्स की बैक नहीं है, कुछ नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे दोनों के अकेले से कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्लास में अब ऑफलाइन भी क्लासेस हैं हमारी, तो ऑफलाइन में वीडियो जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है, जो भाई नहीं आ सकते बहुत दूर दूर से, काफ़ी लोगों के स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते हैं बहुत दूर दूर बैठे हुए, वो कानपुर कहाँ बहुत हरदोई वगैरह से भी आते हैं मैसेज स्टूडेंट्स के। अब वो बेचारे नहीं आ सकते, एक तो रीज़न ये ट्रेन अवेलेबल है नहीं, कुछ ही लिमिटेड ट्रेन्स चल रही हैं, और भाई कोरोना की प्रॉब्लम तो है अभी भी स्टिल, अभी ये प्रॉब्लम है। तो अब उन लोगों को क्या है, वो तो बेचारे आ नहीं सकते, लेकिन क्या है वीडियो के थ्रू अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन भी वीडियो पढ़ा रहे हैं और जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो ऑनलाइन वीडियो भी हो रहा है, तो वीडियो भी डेली अपडेट हो ही रही है। आप देख रहे हैं कि हम तो संडे को भी कर देते हैं। अब आपको तो मालूम है जैसे जैसे वीडियो बनती चली जाती हैं वो उसमें प्रोसेस में रहती हैं। आज हमारी जो है किसी और उसकी पढ़ी थी सब्जेक्ट की, तो पीसी की पढ़ी आज, तो उसके बाद जो होगी जैसे बनती है, पहले तो कम्युनिकेशन स्किल की बनती है, उसके बाद पीसी और ओबीसी की जो भी कुछ बनती है, लेकिन जब इनका टर्न आएगा तभी तो ये अपलोड होती है कंप्रेस होके, है ना। एक या दो वीडियो तो 100% दो तो मेरी डेली डलती ही डलती है, हम उसमें छुट्टी का भी नहीं देखते हैं स्टूडेंट्स। हम ऑनलाइन जो आपको पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम ये भी नहीं देखते हैं कि इसमें जो है छुट्टी है या 26 जनवरी है या संडे है या कोई और डे है, हम ये भी नहीं देखते हैं। हमें तो वीडियो भेजनी है क्योंकि स्टूडेंट्स को इंगेज होना है ना। अब जो पहली वीडियो चलेगी तो उसका पार्ट सब्जेक्ट बैरियर्स हमारा 3rd पार्ट का चल रहा है, 2 पार्ट्स हैं। अब वो 2 पार्ट्स जब तक उसके पास पहुंचेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल के बाद 2 वीडियो और भी हैं, तो जब तक 3rd पार्ट का नंबर आएगा तो स्टूडेंट्स को वेट करेगा ना कि भाई हमारे पास अब उसका रिमेनिंग पार्ट्स आने वाला है, चैप्टर कंप्लीट होना है। तो हम अब ये नहीं देखते वीडियो में, आपने देखा भी हो कि संडे हो या कुछ भी हो, 26 जनवरी कल है तो 26 जनवरी भी के भी वीडियो पड़ेंगी। हमें तो वो है कि स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी में रखना है कि भाई एक के बाद एक वो अपना पार्ट अपना वेट करें टर्न, और जब उनका आएगा तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो यानी कि जो ये होता है कि दोनों के ही मेहनत एफर्ट से हमारा जो रिजल्ट होता है वो 100% सक्सेसफुल होता है। It is the responsibility of every small or big unit of organization to overcome the barriers to effect communication। तो इसलिए छोटे या बड़े कोई से भी यूनिट ऑर्गेनाइजेशंस की उनको चाहिए कि वो इन बैरियर से उभरें और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएं। द फॉलोइंग स्टेप्स में बी टेकन, कुछ इसमें अब जो है ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं बैरियर से, कुछ इन्होंने अब जो है आपको स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। सबसे पहली बात है कि समानता का रूल जो है सिद्धांत उसको फॉलो करना चाहिए। इक्वलिटी है ना, हम भी स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा तो यही है आप लोगों को इंग्लिश के जो है आपकी बुक जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है बाय बोर्ड, हम उसको आपको एक्सप्लेन करें। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा ना कि जो स्टूडेंट्स अब इक्वलिटी हमने आप लोगों में रख रखी है, क्यों? क्योंकि जो ऑफलाइन आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो एब्सेंट है ड्यू टू सम रीजंस उनको लिए ये हमारी वीडियो वो हो रही है, अपलोड होती है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उनको डेली जो है वीडियो मिल जाती है, उनकी पढ़ाई भी हो जाती है ना। अगर हम सोचते हैं कि नहीं जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है होने दो, हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास नहीं है, हम तो नहीं बनाते, लेकिन नहीं भाई वो तो स्थिति पता है ना कि भाई आज स्थिति क्या है, उस स्थिति के कारण ही वो बच्चे एब्सेंट है, नहीं तो क्लासेस फुल रहती हैं पूरी। तो स्टूडेंट एब्सेंट है तो हमें जो है रूल्स ऑफ इक्वलिटी को फॉलो करना चाहिए, सब समान। मैं पहले बोलती हूँ आपको यू आर स्टूडेंट्स, इसमें कोई गर्ल्स और बॉयज़ और ये कास्ट क्रेडिट का तो मतलब ही नहीं होता, हम गर्ल्स और बॉयज़ को भी अलग नहीं करते, सब स्टूडेंट्स हैं। क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है, आपस में समझ एक दूसरे के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है ही, समझ एक दूसरे के साथ हम लोग कोऑपरेट करते हैं, आप मेरे साथ करते हैं, मैं आपके साथ कोऑपरेट करती हूँ, वर्क चल रहा है। मेक प्रॉपर पॉलिसीज भी प्रॉपर वे में है कि पॉलिसीज हमने क्या अडॉप्ट कर रखी है, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन भी हम अपना काम कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो रहा है। प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व क्विकली, और जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन तुरंत निकाल लेना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है
तो अब जैसे स्टूडेंट्स थी भाई कि बुक्स की प्रॉब्लम थी, नहीं अवेलेबल थी, हमारे पास थी, हमने दे दी स्टूडेंट्स को कि चलो भाई प्रॉब्लम, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत हो गया, हमारे पास स्पेसिमेंस है, आप लोगों को दे दिया, आप लोग पढ़ लेंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व। अरेंज इंटरनल मीटिंग। अब इंटरनल मीटिंग भाई देखो, आंतरिक रूप से मीटिंग तैयार करना। अब मीटिंग बना लेंगे हम लोगों, तो मीटिंग की कोई ज़रूरत है नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा काम ऐसा ही नहीं। मीटिंग का काम कौन करेंगे? सर। भाई जो इस कॉलेज के हेड हैं वो, उनका काम है सारा कि ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर वे में कैसे चलानी है, कौन सी मीटिंग है, कौन सा, तो वो सब कुछ होता ही है। टाइम टू टाइम जो भी कुछ है सर्कुलर आते रहते हैं, और सारा काम प्रॉपरली वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से निभा रहे हैं, हम लोग भी निभा रहे हैं और आप लोग भी निभा रहे हैं। प्रॉपर जॉब फैसिलिटीज़ एंड शुड बी प्रोवाइडेड। बिल्कुल सही बात है, फैसिलिटीज़ तो हैं। अब जो जॉब फैसिलिटीज़, हम लोगों की जॉब फैसिलिटीज़ क्या है कि स्टूडेंट्स, हमारे लिए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, वीडियो भी बन के अपलोड हो रही हैं। जो फैसिलिटीज़ हैं, टाइम टेबल बना हुआ है, हमें और क्या चाहिए? टाइम टेबल बना हुआ है, लेकिन टाइम टेबल में थोड़ा सा ये है कि टाइम टेबल तो देखो हमेशा सेट रहता ही है, लेकिन बस ये है कि जब जो लेक्चर नहीं है, स्टूडेंट्स फ्री है, तो हमने ले लिया। हमें तो पढ़ाने से मतलब है ना, कि भाई हम जो है स्टूडेंट्स को इंगेज रखें और उनको अपना काम कर लें। फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी जो क्या कहना चाहिए, मतलब उम्मीद जो है वो सब कंप्लीट की जाए। जो भी कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट किया जाए। फॉलोइंग स्टेप्स में बी हेल्पफुल टू रिजॉल्व द थिंग्स। अब ये करें कि रिजॉल्व जो दूर करने के लिए क्या मतलब स्टेप्स होते हैं? क्लियरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर। यानी कि अब ये कम्युनिकेशंस को दूर करने के लिए, कम्युनिकेशन में जो कमी आती है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, उसके बारे में है ये कि कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो मस्ट बी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, सही बात है। द ऑफर मस्ट बी क्लियर अबाउट द इंफॉर्मेशन व्हाट ही वांट्स टू गिव। अब जो ऑफिसर है यानी कि उसको चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में दे जो कि वो देना चाहता है। सिंपल एंड प्रॉपर लैंग्वेज। द ऑफिसर शुड ट्राई टू यूज सिंपल लैंग्वेज। द अदर्स लैंग्वेज शुड बी ऑफ कॉमन यूज एंड वन शुड नॉट यूज एम्बिगुअस वर्ड्स। यानी कि जो कॉमन जो लैंग्वेज होती है वो कॉमन सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, एम्बिगुअस वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय। सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। बॉडी लैंग्वेज। द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड ए लॉट बाय द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द orator, so the speaker should use body language as facial expression, tone, smile and other make communication effective. बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है ना। बॉडी लैंग्वेज यानी कि जो भी कुछ वट एवर यू आर सेइंग मस्ट शो बाय योर फेशियल एक्सप्रेशन। अब जो भी कुछ है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो आपके फेस पे पता चलना चाहिए कि आप ये पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज आप लोग मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप देखने वाले इतने सारे, लेकिन सब चीज़ देख रहे हैं कि जो मैडम बता रही है फेस पर भी वही चीज़ें एक्सप्रेस हो रही है ना। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती, ना कहते हुए बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ शो कर देती है, लेकिन जो आप ऑरेट करें वही आपके बॉडी पर मतलब फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए। Good listening skill. If we want to communicate effectively, we should be empathetic listeners. So we should develop good listening skills. तो यानी कि जब कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी हो सकता है जब लिसनर्स जो है बहुत अच्छे हों, मतलब सुनने वाला। एम्पैथेटिक का मतलब होता है जोरदार। एम्पैथेटिक मतलब कि लिसनर बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, है ना, कि जो कुछ कहा जा रहा है उनको आराम से पेशेंटली सुन। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल मेक्स द कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। जो भी चैनल्स है उसके माध्यम से कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। मोटिवेशंस। देयर शुड बी एन एम ऑफ कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन। द कम्युनिकेशन शुड बी मोटिवेट द रिसीवर्स। यानी कि हर एक स्पीकर्स का एम क्या होना चाहिए कि मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को, और उनका जो है जिससे कि रिसीवर जो है मोटिवेट हो जाए। हम लोग हैं, आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं बीच में, और जो अच्छी अच्छी बातें वो भी आपको बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि स्टूडेंट इस काम को ऐसे करिए, इस काम को ऐसे करिए, सो दैट जो है रिसीवर जो है मोटिवेट होता रहे। ठीक है ना। तो दैट्स आपका ये जो आज स्टूडेंट्स लेक्चर था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके जितने क्वेश्चन आंसर थे स्टूडेंट्स वो हमने आपको बता दिए थे। अभी और देखते हैं हम आगे जहाँ बता रहे थे आपको। देखिए
डिस्कस द अब ये 7 क्वेश्चन आ गया आपका। डिस्कस द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स में देखिए इसको कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में साइकोलॉजिकल बैरियर्स में जो आपके दे रखे ना पॉइंट्स, एटीट्यूड एंड आपका ओपिनियन, इमोशंस, तो इसमें से है आप जैसे 6 दे रखे हैं, सारे ना डिटेल करें आप स्टूडेंट्स, केवल कुछ ही करते हैं, है ना। इस साइकोलॉजिकल इसमें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कैसे होता है, डिस्कस बहुत शॉर्ट में करना है, ज़्यादा नहीं करना है। हाउ डू पर्सनल ओपिनियंस एंड प्रेजुडिस ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स एक्ट एज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इलस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल। यानी कि पर्सनल ओपिनियन एंड प्रेजुडिस। अब देखिए पर्सनल ओपिनियन एंड प्रेजुडिस जो है इसमें आपका चलो मैं बुक में से बताऊंगी, मैंने बुक में अपनी बुक में लगा रखे हैं, फिर मैं जो मार्क करा रखे हैं वो मैं अपनी बुक ला के उसमें आपको करवा दूँगी। अब ये राइट शॉर्ट नोट जितने भी दे रखे हैं स्टूडेंट्स आप इनको कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मतलब बुक में ही मार्क कर लीजिएगा, इनको शॉर्ट में कर लीजिएगा। शो द मोस्ट ऑफ बैरियर्स कम्युनिकेशन आर प्योरली साइकोलॉजिकल। अब इसमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन प्योरली साइकोलॉजिकल होते हैं, उसको करना है। व्हाट इज सिमेंटिक बैरियर्स टू इफेक्ट कम्युनिकेशन, सिमेंटिक बैरियर्स हेडिंग है वो लिख लीजिएगा। देयर कैन बी नो सच थिंग एज परफेक्ट कम्युनिकेशन, डू यू एग्री, गिव योर रीजन आंसर। देयर कैन बी नो सच थिंग्स एज परफेक्ट कम्युनिकेशन, कि कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती जब तक परफेक्ट कम्युनिकेशन ना हो। डिस्क्राइब इमोशनल बैरियर्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये भी आ चुका है। व्हाट इज़ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे मिक्स हैं, पहले हो चुके हैं, है ना, सबका आंसर पहले हो चुका है, ठीक है। अब आज हमने कंप्लीट करा दिया है, उसके बाद में हम जो है अपने बुक ला कर के उसमें मार्क्स कर रखे हैं हमने सारे आंसर, वो आपको मार्क करा देंगे कहाँ से कहाँ तक उसका आंसर आप लिखेंगे, वो उसमें हमने मार्क कर रखे हैं। अब जो कल तो 26 जनवरी है, आप लोग तो आएंगे क्योंकि वैसे भी भाई फ्लैग होस्टिंग होगी, उसके बाद 27 में हम बुक ला के आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर मार्क करा देंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब लगे हाथ बच्चों, आपका जो है हम ये लास्ट चैप्टर भी निपटा देते हैं आपका, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वो नहीं है, फिर आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस में इसमें जो एक ही क्वेश्चन आता है डिफाइन, जो है आपका केवल एक ही क्वेश्चन बैठता है इसमें कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ आपका यही आपका जो है एक एग्जाम्पल्स क्वेश्चन यही बैठता है, टूल है ना, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब देखें कि आप क्या क्या है, फर्स्ट में स्टार्टिंग में देखें, कम्युनिकेशन द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग आइडियाज, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेथड और डिवाइसेस और टूल्स। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमन यूज गेस्चर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंस, सिम्बल्स, टूल्स टू कन्वे द हिज फीलिंग। द फॉलोइंग मे बी लिस्ट सम मेथड, देयर टूल्स फॉर द पर्पस बिफोर द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। यानी कि अब ये हमारी प्रिमिटिव टाइम की आ गई है, समझ गए। जो मैंने सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस था कि जब टूल्स अवेलेबल नहीं थे, मेथड अवेलेबल नहीं थे, तो प्रिमिटिव्स का आपने मैंने बताया था ना कि एनिशियंट ड्रम बीट्स, रैम हॉर्न्स एंड स्मोक फायर, है ना, दे वर द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे मैसेज। अब इसमें देखिए, इनग्रेविंग वर्ड्स ऑफ सिंबल, द वॉल्स, स्टोन्स, मेटल प्लेट्स, पिलर्स एट्सेट्रा, जो कि मोहनजोदड़ो हिंदू सभ्यता घाटी की और ये सब में मिलते हैं, वो थे। कार्विंग पिक्चर्स और मेकिंग टू आइडल्स, स्टैचूज एट्सेट्रा, यानी कि जो मूर्तियाँ मिलती थी, है ना, मूर्तियाँ मिली थी और जो स्टैचू मिले थे उन पर। बीटिंग ड्रम्स, मेकिंग फायर एंड स्मोक सिग्नल, जो मैंने आपको बताया है वही है। blowing horns, singing, dancing, etc., sending message through horse rider, homing pigeons, throw like kites by
अटैचिंग द मैसेज, यानी कि काइट्स के द्वारा भी जो है मैसेज को अटैच किया, मतलब सेंड किया जाता था। तो ये सारे आपके जो है पुराने दे रखे हैं कि जो पुराने दिनों में जो है क्या था। लेकिन अब क्या है मॉडर्न में, इसमें फैक्स मशीन है, इंटरनेट है, ईमेल है, टेलीफोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना भी आपका मेथड्स, जितने भी न्यू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के वो सब इसमें डाल दीजिएगा बस। इसमें यही क्वेश्चन होता है टूल्स का, और इसके डिफाइन सम मॉडर्न है ना, डिस्क्राइब द सम मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ठीक है ना, सब बता दीजिएगा। कम्युनिकेशंस की आपने डेफिनेशंस दे रखी है, कम्युनिकेशंस की डेफिनेशन तो स्टार्टिंग से ही ना कम्युनिकेशन की जो दे रखी है, ये रिसीविंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस एक्सेट्रा, ये कम्युनिकेशन की। उसके बाद मॉडर्न टूल्स के बारे में सारे बता दीजिएगा जो लिखा हुआ है। चैप्टर इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, पढ़ लेना अपने आप। इसमें से जो भी मार्क होते चले जाएंगे उनको एक साथ सबको आपको लिखना है। डिस्क्राइब किसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे फैक्स मशीन, ईमेल, टेलीफोन, इंटरनेट, इन सब के बारे में लिखा, आप लिख दीजिएगा बस। 3 नंबर के हिसाब से कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करनी है, समझाने वाली बात नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन होता है जो आता रहता है, ठीक है। तो आज आपका जो है हमने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस जो है पूरा आपका हो चुका है। 5th चैप्टर है इसमें, वो सारे के सारे चैप्टर्स हमने आपको बता दिए हैं, मार्क्स करा देंगे। ये मैंने कहा है कि एक ही क्वेश्चन होता है इसमें से, वो आप कर लीजिएगा, और पीछे के जो है प्रीवियस के वो आपको परसों को सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको मार्क करा दूंगी, उसमें से वहाँ पे से आप वाला क्वेश्चन के आंसर राइट कर लीजिएगा। जिनके आंसर एक ही होता है, क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो सब क्वेश्चन के बारे में लिख के एक ही आंसर उनको राइट कर लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपके ये जो है क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आज आपको बता देती हूँ लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम्स में आए हैं, लास्ट कर एग्जाम्स का। और आज अपना सिलेबस भी आपको बता देते हैं कितना हो चुका है हमारा, क्या क्या रह गया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ही है आपका जो 19 में आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये 19 का है स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर का है। हमारा क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट, कि कम्युनिकेशंस की आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ी भाई, टू कन्वे देयर मैसेजेस। भाई चाहे रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो, मैसेज तो कन्वे करना ही है, तो उसकी सहायता क्यों पड़ी, ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपको इसमें से 3 करने हैं, 5 दे रखे हैं। फाइंड आउट द एडवांटेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है, वो भी सब आप, ये भी आपको पीछे हो चुका है प्रीवियस चैप्टर में। नेक्स्ट है, अब देखिए कम्युनिकेशन का बैरियर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस, पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस। अब ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं बैरियर्स के। मैंने कहा बैरियर्स की डेफिनेशंस लिखवा रखी है स्टूडेंट्स। बैरियर्स मीन्स दैट सिचुएशन विच कॉज अ डिस्टर्बेंस इन ए वर्क और इन ए प्रोसेस, है ना। तो दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ बैरियर्स, आप इससे राइट करेंगे। उसके बाद सम बैरियर्स कम्युनिकेशंस के आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। बैरियर्स से क्वेश्चंस रिलेटेड अब देखिए, अभी और बताऊंगी कौन कौन से आ सकते हैं। व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू ओवरकम इट्स बैरियर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम वाला था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे पॉइंट्स दे रखे जो मैंने आपको बताया वो बता देने हैं। What do you understand by tools of communication? Name some modern tools of communication. Very easy. कि tools of communication से आप क्या समझते हैं, और सब जो है modern tools of communications को बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये 19 में क्वेश्चंस आ चुके हैं। पीछे मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये सब है। अब जैसे इसमें हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर्स के सब के कुछ के बारे में पूछा है इन्होंने। अब इसमें से तो बेटा जितने भी हैं आपके ना, ये इमोशनल, साइकोलॉजिकल, आपका फिजिकल, पर्सनल, एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आप जरूर कर लीजिएगा, इसमें से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका हमारा जो है क्वेश्चंस का कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने थ्योरी आज आपको स्टूडेंट्स कंप्लीट करा दी है। सेकंड आता है आपका क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के 4 सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड है उसी क्वेश्चन में बी का, चेंज द फॉलोइंग इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के भी हमारा फॉर्मेट हमने ग्रामर आपको समझा दिया, पैसिव वॉइस का हमारा पार्ट हो चुका है। तो यानी कि बी पार्ट में ये आपका पैसिव वॉइस का आ जाएगा। सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि जो है इसमें आपके जो है सेंटेंस, टेंस से रिलेटेड सेंटेंस हैं, और उसको उसमें सॉल्व करने के लिए आएंगे स्टूडेंट। अब जैसे पेपर है मैं इसके सॉल्व करवा देती हूँ किस तरह से आएंगे, ताकि आप समझ लें कि हमें कैसे करना है। यानी कि देखो इसमें क्या है बच्चों कि इस ये 4 पार्ट के 4 सेंटेंस हैं। अब इसमें क्या है कि इफ देखिए 4 सेंटेंस दे रखे हैं और ब्रैकेट में वर्ड्स
दे रखी है वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स दे रखी है। हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग राइट वर्ब की फॉर्म्स को यहाँ पर फिल करना है। अब ये फिल तभी हो सकती है जब तक स्टूडेंट्स हम टेंस को जानते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको टेंस बताए हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस है, नोट कर लीजिएगा, नोट ऑल ऑफ यू, नोट दिस सेंटेंस, नोट दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स। आप इनको ओपन योर नोटबुक। करिए स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, नोट डाउन द फर्स्ट सेंटेंस। इफ ही डैश आई शैल गिव हिम माई बुक। इफ ही डैश ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सेंटेंस। इफ ही डैश आई शैल गिव हिम माई बुक। आई शैल गिव हिम माई बुक। अंडर ब्रैकेट वर्ड्स कम, अंडर ब्रैकेट वर्ड्स कम, यानी वर्ब की फॉर्म दे रखी है कम। अब हमें इस सेंटेंस को जो है कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इफ ही डैश आई विल गिव हिम माई बुक, यानी कि आई शैल गिव हिम माई बुक तो कंप्लीट सेंटेंस है। हमें इस डैश में सही वर्ब की फॉर्म फुल करनी है ना। इफ ही डैश, अब कम दे रखा है। अब सीधी सी बात है कि अब देखो पहला लास्ट का सेंटेंस का ट्रांसलेट करो। आई शैल गिव हिम माई बुक, मैं उसको अपनी बुक दे दूंगा। इफ ही, अब क्या है, कम दे रखी है। अब इसमें प्रॉपर वर्ड कौन सा आना चाहिए स्टूडेंट, बताइए, कोई बात नहीं, कम में एस लग जाएगा। इफ ही कम्स, यदि वह आता है, आई शैल गिव माई बुक, सही बात है कि आप जो उसमें एस लग जाएगा। कम्स का कम मतलब पहला सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, दूसरा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आई हैव, नेक्स्ट सेंटेंसेस में इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक आया है, इस तरह से वर्ड्स और लिखवा देंगे आपको, सो दैट कि आपको को हम कह नहीं सकते, कभी कभी वर्ड्स ऐसे सेम सेंटेंस आ जाता है ना, जो इस तरह से होते हैं इनको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। I have dash my homework. I have dash my homework. Under bracket finish. Finish. अब सबसे पहली बात देखिए, have लिखा हुआ है और अंडर ब्रैकेट जो वर्ड है फिनिश भी दे रखा हुआ है। अब टेंस कौन सा हुआ, कौन सा परफेक्ट, हैव, सीधी सी बात है, हैव दे रखा है स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस में रूल क्या है, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर फिनिश्ड हो जाएगा। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, क्योंकि प्रेजेंट है। अगर हैड होता तो भी हैज, हैव, हैड तो परफेक्ट की पहचान है, लेकिन उनके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुत इजी सेंटेंस है स्टूडेंट्स। थर्ड सेंटेंस, नोट डाउन द थर्ड सेंटेंस। द प्राइम मिनिस्टर डैश, द प्राइम मिनिस्टर डैश टू आगरा टुमारो, टू आगरा टुमारो, अंडर ब्रैकेट गो, अंडर ब्रैकेट वर्ड इज गो, यस। अब
सीधी सी बात है, द प्राइम मिनिस्टर डैश टू आगरा टुमारो। अब जब टुमारो देख रखा है इट मीन्स कमिंग नेक्स्ट डे, और गो दे रखा है, सीधी सी बात है इसके साथ विल का यूज हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू आगरा टुमारो, कि प्राइम मिनिस्टर जो है कल आगरा जाएंगे। ठीक है ना, गो के साथ जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी फ्यूचर टेंस, क्योंकि फ्यूचर टेंस यहाँ पर टुमारो दे रखा है यानी कि नेक्स्ट कमिंग डे, और जब नेक्स्ट कमिंग डे दे रखा है तो उसके लिए हमें तो सीधी सी बात है विल और शैल का यूज करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर है यानी कि सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ विल का यूज होता है, तो द प्राइम मिनिस्टर विल गो आगरा टुमारो, यानी कि गो के साथ हमें विल को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई फादर डैश वेरी डिस्प्लीज्ड, DISPLEASED, डिस्प्लीज का मतलब नाखुश। माई अंडर ब्रैकेट वर्ड है बी, अब वही मैंने आपको बता दिया अंडर ब्रैकेट में दे रखा है बी। अब बी की बात है, अब स्टूडेंट्स बी की फॉर्म्स, अब सेल पे डिस्प्लीज्ड है, ईडी लगा हुआ है, माई फादर डैश वेरी डिस्प्लीज, ठीक है, अंडर ब्रैकेट दे रखा है बी। अब बी की सारी फॉर्म्स होती हैं इज, आर, एम, वॉज, वर वगैरह जो भी कुछ होती है, लेकिन हमें ये देखना है अब बी की कौन सी फॉर्म फिल करनी है, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर ईडी लगा हुआ है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो यहाँ पर वॉज लग जाएगा। माई फादर वॉज वेरी डिस्प्लीज्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ईडी लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें पास्ट फॉर्म में हमारी वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो यहाँ पर माय फादर सिंगल पर्सन है, सिंगुलर के साथ वॉज का यूज होता है तो आ जाएगा वॉज। ठीक है, यहाँ तक का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने सब कुछ करवा दिया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, इनडायरेक्ट स्पीच हो चुकी है, पैसिवाइज हो चुके हैं और टेंस के हो चुके हैं। ठीक है ना, इस तरह से जो और भी सेंटेंस हमें कहीं भी मिलेंगे, जो पीसी का भी 10 ईयर्स का है ना, तो उसमें से भी हम इम्पॉर्टेंट आपको नोट करवा देंगे, क्योंकि अभी इस कम्युनिकेशन स्किल्स के तो 10 ईयर्स नहीं हुए, क्योंकि पीसी में भी सेम यही आते हैं, जो और सब्जेक्ट है इंग्लिश का उसमें भी सेम इसी तरह से वर्ड्स आते हैं। आपके ये पूरे 4 के 4 है, तो इम्पॉर्टेंट मैं सारे आपको नोट करवा दूंगी जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों, इसी में डी है, सेकंड क्वेश्चन के इसमें है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि पंचुएशंस। ठीक है, ये हम करेंगे, आपको बताएंगे, पता सबको है कि कहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें सिंगल इंडिकेट वगैरह सब यूज़ करिए, लेकिन पंचुएशंस का जब हम भी पहले तो आज क्वेश्चन पेपर के बता रहे कि अब हमारा क्या सिलेबस क्या नहीं हुआ है, अब हमारा पंचुएशंस नहीं हुआ, उसके बाद हम पंचुएशंस लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे और सिलेबस जो भी है इसी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद बच्चों डिफाइन एडवर्ब विद 2 एग्जाम्पल, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी दे रखी है आपकी में, हमारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ भी नहीं आना, केवल डेफिनेशंस आएंगी। इस बार आपकी एडवर्ब की आ चुकी है, एडवर्ब की आ चुकी है, मैंने कहा एडजेक्टिव की, कंजंक्शन की, प्रपोजिशंस की, नाउन प्रोनाउन की तो सबको वैसे ही शुरू से रटी हुई है, तो ये जो एडजेक्टिव की है ना बच्चों आपकी विद एग्जाम्पल, 2 विद एग्जाम्पल, इनको लर्न कर लीजिएगा, सब आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबकी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, ये भी मार्क करा देंगे, मार्क इसमें क्या है, करना ही है, हमारे में कुछ नहीं आएगा कि इसमें एडजेक्टिव छांटो, नाउन छांटो, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन का जो पेपर एक बार सेट हो जाता है उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर आते हैं, इसमें अब कोई क्वेश्चन पेपर में चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद फिर वही एक हमारा अनसीन पैसेज, कंपोजिशंस, बच्चों अनसीन पैसेज हम फ्रॉम 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। अनसीन पैसेज में डीप एंड वाइड कोर्स होता है, जो एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखे हैं वो मैं सब आपको मतलब हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, ये सब चीज़ें करवाएंगे हम। अभी कुछ अनसीन पैसेज ऐसी हैं जिनका जो है आपको उसी में से देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में भी वही अनसीन पैसेज दे रखी जो आपकी बुक में है, तो हम आपको बता देंगे, आप सारे अनसीन पैसेज को देख लीजिएगा। यानी कि अभी हमारा पंचुएशन और आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज के बाद स्टूडेंट्स एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड, सिनोनियम्स आपका सेम वर्ड है ना, तो वो जो है आपको मैंने पहले भी बता देते थे, स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे नहीं तो ये भी अब बता देंगे, आप इनको लर्न करने, लर्निंग वर्क वाला जो है वो आप करते रहेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों आपका कंपोजिशन बेस्ड ऑन पिक्चर
कंपोजिशन और पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि ये आपका 8 नंबर का होगा, 8 मार्क्स का होगा। पिक्चर कंपोजिशन करो या पैराग्राफ राइटिंग करो, दोनों चीज़ें आपको बताएंगे कि पिक्चर कंपोजिशन कैसे करनी है और पैराग्राफ राइटिंग कैसे करेंगे। 8 नंबर की आएगी है। उसके बाद लास्ट आता है आपका 6 नंबर का नोटिस। नोटिस, अब नोटिस कैसे लिखे जाएंगे, कैसे पिछली बार हमने स्टूडेंट्स बताए थे स्टूडेंट्स को, और हमारी बुक में ब्लड डोनेशन कैंप की थी और वही नोटिस जो है एग्ज़ाम में लिखने के लिए आया था। हम जो है अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपके जो हैं, अब वो प्रोसेस अब आगे से वो नेक्स्ट वीडियो में पहले क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में जो भी मैं वर्क कराऊंगी वो आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।